आज मंगलवार 25 नवंबर 2025 है। भारतीय कॉरपोरेट जगत में आज का दिन ऐसा था मानो किसी ने एक ही समय पर एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा दिए हों। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें एक तरफ तो बड़े अधिग्रहण, करोड़ों के नए ऑर्डर्स और विस्तार की जबरदस्त योजनाएं हैं जो दिखाती हैं कि कंपनियां फुल स्पीड में आगे बढ़ना चाहती हैं। और दूसरी तरफ क्रेडिट रेटिंग में गिरावट है, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने हैं और कुछ कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी के संकेत भी हैं। हाँ, तो ये एक तरह की दो तरफा कहानी है। एक तरफ असीम आशावाद और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत का दबाव। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है। हम इन घोषणाओं के पीछे की रणनीति, उनके छिपे हुए मतलब और जो बड़े पैटर्न हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट इंडिया की गाड़ी किस दिशा में जा रही है? शुरुआत करते हैं उन कंपनियों से जो ग्रोथ की कहानी लिख रही हैं। सबसे पहले एस मेन एंजुअक्स। हाँ, इन्होंने मणिभद्रा इंडस्ट्रीज का 62.82 करोड़ रुपए के शेयर स्वैप सौदे में 100% अधिग्रहण कर लिया है। मणिभद्रा लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। देखिए, पहली नजर में ये एक सामान्य अधिग्रहण लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ऑपरेशन में विविधता लाने से कहीं ज्यादा गहरी है। एसमैन एंज का एक लाइटिंग कंपनी को खरीदना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये उन्हें स्मार्ट इंफ्रा के बड़े खेल में एंट्री दिला सकता है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, उनकी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और मणिभद्र के लाइटिंग प्रोडक्ट्स मिलकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए इंटीग्रेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं। ये सिर्फ आज का बिजनेस नहीं, ये भविष्य के बाजार पर कब्जा करने की तैयारी है। ये तो एक शानदार नजरिया है। मतलब ये सिर्फ बल्ब और स्विच नहीं खरीद रहे, बल्कि स्मार्ट शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा बनने की नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह का भविष्य को लेकर बड़ा दाव एसएमटी इंजीनियरिंग भी लगा रही है। उनकी सहायक कंपनी है साई मशीन टूल्स। हाँ, इंदौर में। उन्होंने इंदौर में 40,000 वर्ग मीटर जमीन 99 साल की लीज पर ली है और वो वहां 140 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। और ये रकम छोटी नहीं है। 140 करोड़ रुपए का निवेश साई मशीन टूल्स के मौजूदा मार्केट कैप का लगभग 1/3 हिस्सा है। ओहो। तो ये साफ है कि वे प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी और रक्षा उद्योगों के लिए अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर कितना बड़ा दांव लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जोखिम भी है। क्या जोखिम? ये तो एक सीधी सादी विस्तार की योजना लगती है। योजना तो है, लेकिन रक्षा उद्योग में सप्लाई चेन बनाना और सरकारी नियमों का पालन करना टेढ़ी खीर है। सिर्फ फैक्ट्री लगाने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। उन्हें क्वालिटी, सुरक्षा और समय पर डिलीवरी के बहुत सख्त मानकों को पूरा करना होगा। तो ये एक बड़ा अवसर है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। ये बात सही है। और रक्षा क्षेत्र में आज और भी हलचल हुई है। जेन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से सिमुलेटर्स की सप्लाई के लिए 108 करोड़ रुपए का एक बड़ा घरेलू ऑर्डर मिला है। 108 करोड़! ये ऑर्डर सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये भारत की रक्षा सिमुलेशन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की कहानी का एक और अध्याय है। अब तक हम इस तरह की हाईटेक ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल या पश्चिमी देशों पर काफी हद तक निर्भर थे। जेन जैसी कंपनियों को ऐसे बड़े ऑर्डर मिलना उस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम है। मतलब मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा। बिल्कुल, अब ये जमीनी हकीकत बन रहा है। और ये आत्मनिर्भरता की कहानी सिर्फ बड़े सौदों तक ही सीमित नहीं है ना, छोटे सौदे भी हुए हैं। हाँ, एसीएस टेक्नोलॉजीज को महिंद्रा डिफेंस से 52.31 लाख रुपए का और एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी को मॉडर्न कोच फैक्ट्री से 86.65 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। ये छोटे ऑर्डर ही सप्लाई चेन की निचली परतों को मजबूत करते हैं। बिल्कुल, ये छोटे छोटे पुर्जे मिलकर ही बड़ी मशीन को चलाते हैं। और जब हम भविष्य की बात कर ही रहे हैं, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के कदम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, वो भी एक बड़ा निवेश कर रहे हैं। वे अपनी सहायक कंपनी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी EESL में 75 करोड़ रुपए का और निवेश कर रहे हैं। ये वही कंपनी है जो बेंगलुरु में लिथियम आयन बैटरी सेल बना रही है ना? जी हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक्साइड इस रेस में थोड़ी देर से एंट्री नहीं कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। बाजार में पहले से ही कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजी और स्केल में काफी आगे निकल चुके हैं। क्या वे मुकाबला कर पाएंगे? शायद उनका दाव अपनी ब्रांड वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर है, जो दशकों से बना हुआ है। खैर, इस सब विस्तार के लिए पैसा तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पटेल इंजीनियरिंग 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट्स इशू ला रही है
और डेक्कन गोल्ड माइंस भी, वो भी 315 करोड़ के राइट्स इशू की तैयारी में है। तो एक तरफ कंपनियां विस्तार के लिए बाजार से पैसा उठा रही हैं, ये अर्थव्यवस्था में एक तरह के विश्वास को दिखाता है। वे भविष्य को लेकर आशावादी हैं। तो ये सारी कंपनियां बाहर से तो बड़े बड़े दांव खेल रही हैं और विस्तार की तैयारी में हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, क्या अंदर खाने में यानी उनकी लीडरशिप में इस ग्रोथ को संभालने की तैयारी है? चलिए देखते हैं कि ऊंची कुर्सियों पर क्या हलचल है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आईटी प्रमुख सत्येंद्र सिंह को महाप्रबंधक से मुख्य महाप्रबंधक बना दिया है। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अच्छा। आज के दौर में किसी बैंक के आईटी हेड का कद बढ़ना ये बताता है कि टेक्नोलॉजी अब बैक ऑफिस का काम नहीं रही, ये कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव को इतनी बड़ी मैनेजमेंट भूमिका देना ये दिखाता है कि बैंक का भविष्य डिजिटल इनोवेशन पर कितना निर्भर है। और साथ ही उन्होंने प्रमोद कुमार द्विवेदी को भी कार्यकारी निदेशक बनाया है, जिनके पास 30 साल का अनुभव है। सही। तो ये अनुभव और टेक्नोलॉजी का एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये दिलचस्प है। मतलब बैंक एक तरफ टेक्नोलॉजी पर दाव लगा रहा है और दूसरी तरफ पारंपरिक बैंकिंग के अनुभव को भी महत्व दे रहा है। बिल्कुल। दूसरी जगहों पर भी नई नियुक्तियां हुई हैं। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स और गेम चेंजर्स टेक्सफैब ने अपने बोर्ड में नए सदस्य शामिल किए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यूटीआई एसेट मैनेजमेंट से है। हाँ, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक साथ 5 नए निदेशकों की नियुक्ति हुई है। 5, ये तो पूरे बोर्ड को बदलने जैसा है। 5 एक साथ। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ निदेशकों की नियुक्ति अक्सर तब होती है जब कोई कंपनी या तो किसी बड़े संकट से गुजर रही हो या फिर अपनी दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहती हो। मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने या फिर बाजार को ये संदेश देने का एक तरीका हो सकता है कि अब हम चीजों को अलग तरीके से करेंगे। हमें देखना होगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो जहाँ कुछ नए चेहरे आ रहे हैं, वहीं कुछ पुराने जा भी रहे हैं। प्रोटीन ई-गॉफ टेक्नोलॉजीज के चीफ प्रोडक्ट्स इनोवेशन ऑफिसर बर्ट्रम डिसूजा ने इस्तीफा दे दिया है और SIS लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र किशोर सिन्हा ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया है। SIS का मामला एक पीढ़ी के बदलाव जैसा है। रविंद्र किशोर सिन्हा ने SIS को एक छोटी सिक्योरिटी एजेंसी से एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाया। हाँ, उन्होंने ही खड़ा किया था इसे। स्थिरता बनाए रखना चाहता है। ये भारतीय पारिवारिक व्यवसायों में एक आम पैटर्न है। इसी बीच एक दुखद खबर भी है। इंडियन टेरेन फैशंस के स्वतंत्र निदेशक PS राघवन का निधन हो गया है। वो भारतीय विदेश सेवा के एक सम्मानित सदस्य थे। उनका जाना सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए भी एक क्षति है। PS राघवन जैसे अनुभवी राजनयिकों का कंपनियों के बोर्ड में होना उन्हें वैश्विक भू राजनीतिक जोखिमों को समझने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेविगेट करने में मदद करता है। ये एक ऐसी विशेषज्ञता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये तो हुई लीडरशिप की बात, लेकिन कंपनियां अपने कर्मचारियों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स और रोज मर्क लिमिटेड, इन दोनों ने ESOP की घोषणा की है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हाँ, और कल्याण ज्वेलर्स ने भी अपने कर्मचारियों को 1.1 लाख से ज्यादा शेयर दिए हैं। ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। जब कर्मचारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो वे सिर्फ नौकरी नहीं करते बल्कि मालिक की तरह सोचते हैं। हाँ, उनकी भागीदारी बढ़ जाती है। इससे उनकी वफादारी और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। खासकर आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में अच्छे टैलेंट को रोके रखना किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ESOPs उस चुनौती का एक प्रभावी समाधान है। तो हमने ग्रोथ की कहानियां और लीडरशिप में हो रहे बदलाव देखे, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। बिल्कुल। वित्तीय प्रदर्शन की तस्वीर कैसी है? और यहां से हमारी वो दो तरफा कहानी और भी साफ हो जाती है। ADF फूड्स के नतीजे तो शानदार रहे हैं। हाँ, काफी अच्छे। मुनाफा 39% और राजस्व 12% बढ़ा है। उनकी सफलता का राज सिर्फ भारतीय बाजार नहीं बल्कि विदेशी बाजार है। उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कॉस्को जैसे बड़े रिटेल चेन्स में अपनी पहुंच बढ़ाई है। अच्छा। उनके ब्रांड्स अशोका और ट्रूली इंडियन अब 2000 से ज्यादा स्टोर्स में उपलब्ध हैं। ये दिखाता है कि भारतीय स्वाद अब ग्लोबल हो रहा है। और डॉलर के मजबूत होने से भी फायदा हुआ होगा? हाँ, उससे भी फायदा हुआ। इसी तरह पिरामल फाइनेंस भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 37% बढ़ा है, जो उनके 30% के लक्ष्य से भी ज्यादा है। जी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर कोई इस पार्टी में शामिल नहीं है। कुछ कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। सायाजी इंडस्ट्रीज और पेनिनसुला लैंड लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को
केयर रेटिंग्स ने डाउनग्रेड कर दिया है। ये तो एक बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। क्रेडिट रेटिंग का गिरना मतलब कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह बढ़ना। साया जी के साथ दिक्कत यह है कि उनका मुनाफा घट रहा है और कर्ज बढ़ रहा है। और पेनिनसुला लैंड को लीज से मिलने वाले किराए में देरी हो रही है और उनके पास नकदी की कमी है। और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने दिसंबर 2025 में 150 करोड़ के डिबेंचर का भुगतान करना है। तो ये उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बहुत ज्यादा। रेटिंग का गिरना उनके लिए भविष्य में नया कर्ज लेना और भी मुश्किल और महंगा बना देगा। तो ये हमारी कहानी के दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, जहां आक्रामक विस्तार के बीच कुछ कंपनियां वित्तीय दबाव में हैं। सही। और ये दबाव सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं, नियमों के पालन का भी है। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने डिविडेंड वाला मामला। उन्होंने उन शेयरधारकों का डिविडेंड रोक दिया है जिन्होंने अपने केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। ये दिखाता है कि नियामक यानी सेबी अब कितना सख्त हो गया है। कंपनियां अब अनुपालन को हल्के में नहीं ले सकती। और ये शेयरधारकों के लिए भी एक सबक है। बिल्कुल, कि अपने दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें। इसी तरह का एक और मामला है आनंद राते शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स पर। एनएसई क्लियरिंग ने 2.15 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया है। वजह क्या थी? वजह थी क्लाइंट के फंड्स को ठीक से अलग न रखना और समय पर जानकारी न देना। ये जुर्माना रकम में भले ही छोटा लगे, लेकिन ये ब्रोकरेज फर्म की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा है। निवेशकों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। हाँ। और एक अनोखा मामला सिगाची इंडस्ट्रीज का सामने आया है। कंपनी ने अपने आईपीओ से जुटाए गए फंड के इस्तेमाल की समय सीमा बढ़ाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मांगी। और ज्यादातर ने हाँ कह दिया। हाँ, लेकिन 466 में से 47 शेयर होल्डर्स ने इसके खिलाफ वोट किया। और अब नियमों के मुताबिक कंपनी को इन 47 असंतुष्ट शेयर होल्डर्स को एग्जिट का मौका देना होगा, यानी उनके शेयर वापस खरीदने होंगे। तो ये शेयरधारक सक्रियता का एक बड़ा उदाहरण है। बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि अब छोटे इन्वेस्टर्स भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं और कंपनियों को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वित्तीय मोर्चे पर एक मिलीजुली तस्वीर है। कहीं शानदार मुनाफे हैं तो कहीं कर्ज का बोझ और नियमों का शिकंजा। अब अंत में उन कंपनियों की बात करते हैं जो सिर्फ अपना काम नहीं बल्कि अपनी पहचान ही बदल रही हैं। एसएमएस लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड अब हैलियोस लैब्स लिमिटेड बन गई है। रीब्रांडिंग या नाम बदलना अक्सर सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव नहीं होता। इसके पीछे कोई रणनीति होती है। हाँ, ये कंपनी की नई दिशा, नई सोच या एक नए बिजनेस पर फोकस करने का संकेत होता है। लाइफ साइंसेज से लैब्स की तरफ जाना ये संकेत दे सकता है कि वे शायद रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और एक और कंपनी है जो पूरी तरह से नई दिशा में जा रही है, इनोवाना थिंक लैब्स, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। हाँ। अब अपनी सहायक कंपनी के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रख रही है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये विविधता लाने की एक आक्रामक कोशिश है, लेकिन ये जोखिम भरा भी है। टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट दो बिल्कुल अलग दुनिया है। उन्हें इस नए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी और अनुभव भी। ये देखना दिलचस्प होगा कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में कैसे सफल होती है। और आज की एक और प्रभावशाली खबर कैप्री ग्लोबल कैपिटल से आई है। उन्हें S&P ग्लोबल से 71 का ESG स्कोर मिला है। और ये स्कोर बहुत मायने रखता है। ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। आजकल इसकी बहुत बात होती है। हाँ, क्योंकि आज के दौर में बड़े निवेशक पैसा लगाने से पहले ये देखते हैं कि कंपनी पर्यावरण और समाज के प्रति कितनी जिम्मेदार है और उसका कामकाज कितना पारदर्शी है। कैप्री ग्लोबल का अपनी सहयोगी NBFCs में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करना उन्हें विदेशी और संस्थागत निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। तो ये अब सिर्फ अच्छा काम नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल। और रिटेल सेक्टर में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। विशाल मेगा मार्ट की प्रमोटर केदारा कैपिटल, वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। हाँ, रिटेल चेन में अपनी 13% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। यह विशाल मेगा मार्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। केदारा एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है और ऐसी फर्में एक समय के बाद अपना निवेश बेचकर मुनाफा कमाती हैं। तो अब सवाल ये है कि उनकी हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? हाँ, कोई दूसरा बड़ा रिटेलर या फिर वो IPO के जरिए आम जनता को बेचते हैं। यह विशाल मेगा मार्ट के भविष्य की दिशा तय करेगा। तो आज हमने भारतीय कॉर्पोरेट जगत की एक विस्तृत और जटिल तस्वीर देखी। एक तरफ एस मिनिंग और SMT जैसी कंपनियां भविष्य के लिए बड़े दांव लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ सयाजी और पेनिनसुला जैसी कंपनियां वित्तीय मुश्किलों से जूझ रही हैं। बिल्कुल, आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारतीय कंपनियां एक दोराहे पर खड़ी हैं।
विकास की भूख बहुत तेज है, चाहे वो अधिग्रहण हो, नए बाजारों में प्रवेश हो या फिर लिथियम आयन बैटरी जैसी नई टेक्नोलॉजी में निवेश। हर कोई बड़ा बनना चाहता है। हाँ, लेकिन साथ ही वित्तीय अनुशासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियमों के पालन की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। ये सब देखते हुए एक विचार मन में आता है। आज हमने जितनी भी ग्रोथ की कहानियां देखी, उनमें से ज्यादातर कर्ज या बाजार से जुटाए गए पैसे पर आधारित हैं। हम आक्रामक विस्तार और आशावाद का एक दौर देख रहे हैं। लेकिन साथ ही हमने क्रेडिट रेटिंग में गिरावट और लिक्विडिटी की समस्याओं जैसे अंतर्निहित तनावों को भी देखा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या विकास की ये तेज रफ्तार टिकाऊ है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये आक्रामक विस्तार एक मजबूत नींव पर खड़ा है या ये सिर्फ सस्ते कर्ज और बाजार के जोश का नतीजा है? इसका जवाब हमें आने वाली कुछ तिमाहियों में मिलेगा, जब इन कंपनियों को अपने निवेश पर रिटर्न दिखाना होगा और अपने कर्ज चुकाने होंगे। देखना ये होगा कि आज के ये साहसिक कदम कल की सफलता की कहानी बनते हैं या फिर सावधानी की मिसाल।